तो आज की वीडियो है पार्ट 11, जिसमें मॉडर्न इंडिया विद बिहार स्पेशल। इस मॉडर्न इंडिया का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन सारे आप सिलेबस देखेंगे तो सभी एग्जाम, चाहे वो कितना भी छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रहता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, कंपटीशन एग्जाम के लिए, हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक, तो ये घटना चक्र की बुक है जिसमें 540 समथिंग क्वेश्चन है टोटल। हम 280वें नंबर पे पहुंच गए हैं। इसके पहले 10 पार्ट में हम 279 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पे 280वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है क्या कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस समाज द्वारा की गई। ये 2023 में पूछा गया है, 38 में, मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक चीज है कि 2023 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन बड़े नए तरीके के बनाए हुए हैं। अभी कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे 2023 वाले। तो इसमें क्या है, किसने स्थापना की, किस समाज द्वारा, तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इन्होंने पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पटना महिला विश्वविद्यालय कॉलेज बिहार में महिलाओं को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण का पहला संस्थान है। बिशप बीजे सुलिवन एस.जे. पटना के बिशप, संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एस.सी. एपोस्टोलिक कार्मेल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 आयोगों का नेतृत्व किया। तो सिरिल रेडक्लिफ। पूछा जाता है ना भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा का नाम क्या है, तो रेडक्लिफ लाइन हम बोलते हैं। तो वो क्यों बोला जाता था, वो सिरिल रेडक्लिफ ही उसमें थे, तो इस वजह से रेडक्लिफ बोला जाता था। तो इसमें क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 का, तो उस आयोग का नेतृत्व कौन किया, सिरिल रेडक्लिफ। क्या है फिर, जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोगों बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। अच्छा, ये क्यों बंगाल और पंजाब ही हो रहा है, क्योंकि जब भारत आज़ाद होता है और जब उसका विभाजन होता है, तो अगर मैं ऐसे भारत का नक्शा बनाऊं लगभग ऐसे, और इधर भी पाकिस्तान था उस दौरान, और जो आज का बांग्लादेश है ये तो हमारा भारत बन जाएगा। ये वाला हिस्सा ये भी पाकिस्तान का था, तो इधर बंगाल है, इधर पंजाब वाला हिस्सा है। तो इस वजह से क्या है कि बंगाल और पंजाब में ही आयोग का गठन होगा। ठीक, फिर किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो होल्ट मैकेंजी। शुरुआत की और लागू की में बड़ा अंतर है। तो शुरुआत कर रहे हैं वो भी कहाँ पे, बंगाल में। कोई मद्रास में लागू करेगा, ठीक, तो अलग उत्तर होगा। तो बंगाल में जो महालवाड़ी बंदोबस्त शुरू हो रहा है वो होल्ट मैकेंजी करते हैं, और 2023 में ही पूछा हुआ, लेटेस्ट एकदम है ये। क्या लिखा, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है, में अंग्रेज अधिकारी होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, तो पवनार, महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में मोनफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया किसका, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ये भी 23 का क्वेश्चन लेटेस्ट है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के संबंध विचारों को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादियों तथा उग्रवादियों मतभेद स्पष्ट हो गए थे। परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, राष्ट्रीय उदारवादी संघ नामक नए दल की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन,
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया? तो एक ही काम इसका था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए ही आया था कैबिनेट मिशन कि भारत को अब देना है आज़ादी। तो कैबिनेट मिशन 1946 जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा 2 अन्य सदस्य स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ है। तो जब भी बंगाल विभाजन की बात होगी तो उसके परिणाम तो उसी साल माने 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन भी चढ़ाया जाएगा। तो कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और एस.एन. बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया उस दिन को शोक दिवस मनाया गया क्योंकि भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि विभाजन लागू हो के रूप में मनाने की कोशिश उसी दिन को यानी 16 अक्टूबर 1905 को ही रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अच्छा, अब 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन है इसको किसने होस्ट किया? तो दादा भाई नौरोजी साहब जी ने। कब किए थे? 86 में और 93 में और 1906 में, मतलब 1893 और 1886। ठीक, फिर इसके बाद जो है अतः स्पष्ट कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। अगला क्वेश्चन कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल जी थे। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण ही है। चंपारण में ही सबसे ज़्यादा वो पहले दिखाई देते हैं सत्याग्रह करते हुए, पहला सत्याग्रह भारत में। फिर दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 पे भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य, जिसे 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी अब्बावों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों को इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अच्छा, जो किसान मतलब कि नील नहीं बोना चाहते थे तो उनको क्षतिपूर्ति कर देना होता था। उस क्षतिपूर्ति कर का नाम था तवान। ठीक, ये क्वेश्चन बिहार मतलब पूछा हुआ है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, कहाँ है? गुजरात में। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। फिर अगला है
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यही चंपारण ही है। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, उसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। फिर किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल जी। फिर अगला क्वेश्चन, और ये मिले कब थे उनसे? लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जब नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं, उनका विलय होता है। और फूट कब पड़ती थी उन लोगों में? सूरत अधिवेशन 1907 में। तो 1916 लखनऊ के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण, फिर राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो मतलब नील, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और की ओर गांधी जी का ध्यान, फिर राजकुमार शुक्ल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन, फिर वही चंपारण। उपयुक्त घटना में बिहार में चंपारण की घटना है, ये निश्चित करा लिया, तो ये चीज़ है। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्य? तो चंपारण ही होगा। अब अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो गांधी जी ही थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र, और इस रचना का नाम क्या? नील दर्पण। इसमें इन्होंने जो 1907 मतलब कि नील दर्पण जो हो रहा है इंडिगो खेती वाला, ये नील विद्रोह, ठीक, अभी चंपारण के क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। नील विद्रोह इसके पहले भी हुआ था। उसमें क्या है कि इस सवाल का एक्सप्लेनेशन कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, 1859 हुआ सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। ये क्वेश्चन बहुत मैचिंग में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। हर पीसीएस के एग्जाम में, सीटेट वगैरह कहीं पे भी बहुत फेमस है ये क्वेश्चन कि नील विद्रोह 1859-60, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855 से 56। ये क्वेश्चन पूछता है कि जस्ट 1857 के क्रांति पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में। तथा पावना उपद्रव 1873 और 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। मतलब नील जो विद्रोह है उसको बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी साथ दिया, जिसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। अच्छा, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी के पहले कौन इसको लाते हैं, इस हिंदू पैट्रियट को? तो गिरीश चंद्र घोष लाते हैं। मतलब गिरीश चंद्र घोष पहले संपादक होते हैं, उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी भी संपादक बनते हैं इसके। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वाइकोम सत्याग्रह में। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा असहयोग, इन सब में भाग लिए। किसमें नहीं लिए भाग? तो वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और इसमें नेतृत्व खुद किया था। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु एंड्रूज
सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, हर तरह से ये भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीब के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो इसका गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम पहले महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनटू द लास्ट किसकी किताब है, तो जॉन रस्किन। अब चूंकि गांधी जी से क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है तो गांधी जी कहाँ से इंस्पायर होगा, उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो गांधी जी इंस्पायर यहाँ से भी थे कि जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से, वहीं पे इन्होंने अंत्योदय शब्द का सबसे पहले, इसके अलावा अंत्योदय के अलावा सर्वोदय शब्द भी 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी जो चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो औद्योगिक कर्मी अहमदाबाद में। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फीडबैक देते रहिएगा कैसा लगता है। ठीक है, थैंक यू।